मानसून सत्र के आज दूसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस दौरान पीएम मोदी ने आजादी की 70 सालगिरह पर बीजेपी सांसदों को नमो मंत्र दिया। पीएम ने सांसदों से कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्रों में मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकालें और जनता को सरकार की 70 उपलब्धियां गिनाएं। बैठक में प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा के लिए तिरंगे की साइज को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा तिरंगा 8 फीट का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही 70 उपलब्धियां तलाशने के लिए सांसदों की कमेटी का भी गठन किया है। ये समिति उपलब्धियों की पूरी रिपोर्ट बनाकर सभी सांसदों को भेजेगी। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने सोमवार को अपना इस्तीफा सभापति को सौंप दिया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने बताया कि सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत कौर ने कहा कि सिद्धू की रणनीति के बाद ही वो अपनी रणनीति तय करेंगी। कौर ने कहा कि सिद्धू का मकसद पंजाब के लिए काम करना है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। सिद्धू ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर लोकसभा सीट अरुण जेटली के लिए छोड़ी थी। तब से ही सिद्धू पार्टी से नाराज चल रहे थे। बिहार के औरंगाबाद में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 3 नक्सलियों के टॉप कमांडर बताए जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी तादाद में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 10 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 205वीं कोबरा बटालियन के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए राज्य में तैनात किया गया है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए चीन ने भी कश्मीर हिंसा में दुख जताया है। चीन ने भारत से हालात को सही ढंग से संभालने और सभी पहलुओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की उम्मीद जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कश्मीर में हुए लोगों की मौत पर चिंता जाहिर की है। साथ ही लू ने कश्मीर को ऐतिहासिक मुद्दा बताया। इससे पहले पाकिस्तान ने भी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इस पर भारत ने उसे जमकर लताड़ लगाई थी। घाटी में बीते 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं, जिसमें अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के कोर्ट में लंबे वक्त से अटके पड़े मामलों की सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में अब भेजा जा सकता है। अब तक जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ऐसा प्रावधान नहीं था। कई याचिकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर में रणबीर पैनल कोड आरपीएस में ये प्रावधान नहीं है, इसलिए वहां के केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। लेकिन सीआरपीसी 25 के तहत देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार होता है कि वो सभी को न्याय दिलाए। इसी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लाखों लोगों को मारने के लिए परमाणु हमले के आदेश दे सकती हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस बयान ने खलबली मचा दी है। दरअसल सदन में बहस के दौरान स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसद जॉन क्रिबेन के चुनौती वाले सवाल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया। हालांकि पीएम थेरेसा ने सांसदों से ये भी कहा कि अगर ब्रिटेन अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देता है तो ये गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शराब माफियाओं की दबंगई देखने को मिली, जहां दबंगों ने अवैध शराब की शिकायत करने पर बाप बेटों को बेरहमी से पीटा, जिसमें बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता के साथ दूसरा बेटा अस्पताल में भर्ती है। दोनों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मामला बेनीगंज थाना क्षेत्र के अटिया शाहपुर का है, जहां पीड़ित ने गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ अवैध शराब बेचने को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया था। बाद में मामले ने आपसी रंजिश का रूप ले लिया और दबंगों ने बदला लेने के लिए पीड़ितों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कि कुछ दिन पहले दारू पकड़ी गई थी, तो उसने कहा कि इतने लोगों ने शिकायत की है, इसीलिए मेरे भाई को, हमको और मेरे 2 लड़कों को, हमारा एक लड़का मर गया और हम लोग उनको जो है 2 पक्ष एक बाज़ार को जा रहे थे, बाज़ार से आ रहे थे, आपस में दोनों में कुछ कहासुनी हुई और फिर पिता और 2 भाई जो थे उनको अन्य गांव के ही 4 लोगों ने
आक्रमण करके उनको सिर में चोट पहुँचाई। इनके खिलाफ कल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन गुरु के प्रति विशेष सम्मान देने के साथ ही मंदिरों और आश्रमों में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी। लाखों दिलों पर राज करने वाली पार्श्व गायिका मुबारक बेगम का निधन हो गया। 80 साल की मुबारक बेगम काफी वक्त से बीमार चल रही थी। पिछले साल बेटी की मौत के बाद से ही वो गहरे सदमे में थी और आर्थिक मुश्किलों से भी जूझ रही थी। 1950 से 1970 के दशकों में हिंदी फिल्मों के कई गीतों और गजलों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली बेगम का स्वास्थ्य काफी दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। 1949 में रिलीज हुई फिल्म आए के साथ बेगम ने अपने करियर की शुरुआत की थी। बेगम ने फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशकों SD बर्मन, शंकर जयकिशन के साथ फिल्मों में काम किया था। भारत के लिए काफी वक्त तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके बल्लेबाज मोहम्मद कैफ को आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की टीम इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलेगी। इस बात की जानकारी कैफ ने ट्वीट के जरिए दी। कैफ ने ट्विटर के जरिए छत्तीसगढ़ का पहला कप्तान बनने की खुशी जाहिर की। साल 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कैफ भारत की ओर से पिछली बार 10 साल पहले खेले थे और अब घरेलू क्रिकेट में अधिक नजर आते हैं। कैफ ने भारत की ओर से 13 टेस्ट में 624 रन बनाए हैं, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ 148 रन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने 125 वनडे मैचों में 2700 से ज्यादा रन बनाए हैं।